सबको राम राम भाई। चैप्टर चल रहा जी अपना टेंस। टेंस चैप्टर के अंदर अपन ने क्या क्या पढ़ लिया। सबसे पहले हमने पढ़ा टेंस की आइडेंटिफिकेशन, कि जैसे ही आपके सामने एक सेंटेंस दिया जाए उसमें वर्ब के स्ट्रक्चर को देख के आप टेंस बता दो। ठीक है। उसके बाद फिर हमने टेंस के यूसेज पढ़े। प्रेजेंट डेफिनेट कहाँ लगता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कहाँ लगता है, प्रेजेंट परफेक्ट कहाँ लगता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कहाँ लगता है, ऐसे करके। ठीक है। अभी तक अपन प्रेजेंट के सारे और पास्ट के सारे टोटल 8 टेंसेस पढ़ चुके हैं, मतलब 8 टेंसेस का यूसेज पढ़ चुके हैं। आज अपना अगला टेंस अपन शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है जी फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है। जैसे आपको पास्ट इंडेफिनिट में वर्ड्स नहीं लिखवाए थे सॉरी भाई। जैसे आपको पास्ट इंडेफिनिट के अंदर वर्ड्स लिखवाए थे, येस्टरडे आ जाए, अगो आ जाए, इन पास्ट आ जाए, तो समझ में आ जाता है कि भैया ये तो पास्ट के एक्शन को यहाँ पे तो पास्ट इंडेफिनिट लगाना है। तो ऐसे ही फ्यूचर के लिए भी कुछ वर्ड्स हैं। टुमारो हो गया, नेक्स्ट संडे हो गया, नेक्स्ट वीक हो गया, नेक्स्ट ईयर हो गया, है ना। कमिंग संडे जो काम तुम मतलब नेक्स्ट करता है वही काम कमिंग करता है। आप नेक्स्ट संडे लिख दें, कमिंग संडे लिख दें, बात एक ही। कमिंग संडे, कमिंग वीक, कमिंग मंथ, कमिंग ईयर। शॉर्टली का मतलब होता है जल्दी। आई विल कॉल यू शॉर्टली, मतलब मैं जल्दी तुम्हें कॉल करूँ। प्रेजेंटली याद है, प्रेजेंटली एडवर्ब चैप्टर में आपको कराया था कि ब्रिटिश इंग्लिश के अकॉर्डिंग ये प्रेजेंटली जो होता है इसका मतलब होता है जल्दी, सून। तो आई विल कॉल यू प्रेजेंटली लिख दूं, आई विल कॉल यू सून लिख दूं, ही विल रीच देयर प्रेजेंटली लिख दूं, ही विल रीच देयर सून लिख दूं, एक ही बात है। या ऐसे कोई फ्यूचर का टाइम लिख दिया जाए। क्लियर हुई इतनी बात। एक छोटी सी बात आपने शायद और भी कभी ना कभी सुन रखी होगी कि फ्यूचर का प्लान्ड ऑफिशियल एक्शन जो हो उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से भी लिखा जा सकता है। जैसे किसी मिनिस्टर की कहीं विजिट हो, कोई सैटेलाइट लॉन्च होना हो, कोई मूवी लॉन्च होनी हो, कोई डील साइन होनी हो बड़ी, तो फ्यूचर के प्लान्ड ऑफिशियल एक्शन को, फ्यूचर के प्लान्ड ऑफिशियल एक्शन को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी लिखा जा सकता है। ठीक है। क्या बताया मैंने कि भैया ये कुछ वर्ड्स हैं, ये कुछ वर्ड्स हैं जो दिखाएंगे या कह लो आपके लिए एक हिंट की तरह से काम करेंगे कि यहां पे फ्यूचर टेंस आना है। ये कुछ सेंटेंसेस हैं, पहले आप ट्राई करो फिर मैं कराता हूं। इनको पढ़ो, इनका स्ट्रक्चर देखो और सोचने की कोशिश करो कहाँ पे एरर है, क्या एरर है, उसकी जगह पे क्या आना चाहिए। करो एक बार ट्राई। इट हैज स्टार्टेड रेनिंग शॉर्टली, इट हैज स्टार्टेड रेनिंग शॉर्टली, सो यू शुड टेक दिस अम्ब्रेला। ठीक है। इट हैज स्टार्टेड रेनिंग शॉर्टली, सो यू शुड टेक दिस अम्ब्रेला। अब यहां पे इट हैज स्टार्टेड रेनिंग का मतलब क्या होता है, बरसात शुरू हो गई। इट हैज स्टार्टेड रेनिंग, हैज स्टार्टेड अगर आप लगा रहे हो तो इसका मतलब बरसात शुरू हो गई। और एक साइड पे आप कह रहे हो कि शॉर्टली, शॉर्टली का तो मतलब होता सून, जल्दी ही। एक साइड पे कह रहे हो इट हैज स्टार्टेड रेनिंग और दूसरी साइड पे कह रहे हो शॉर्टली, ये दोनों चीजें साथ में तो नहीं हो पाएंगी, गड़बड़ है। हाँ कि ना। तो भैया शायद ये कहना ये चाह रहा था कि जल्दी बारिश शुरू हो जाएगी, मौसम देख के, हाल देख के, भैया जल्दी बारिश शुरू हो जाएगी तो एक काम कर, ये छाता ले जा, अम्ब्रेला ले जा। ठीक है। और कुछ बच्चों के माइंड में हो सकता है ये आए कि सर एक काम कर देते हैं ना, ये शॉर्टली को ही उड़ा देते हैं, शॉर्टली को ही उड़ा देते हैं। इट हैज स्टार्टेड रेनिंग, बरसात शुरू हो गई है, इट हैज स्टार्टेड रेनिंग, बरसात शुरू हो गई है, इसलिए तुम छाता ले जाओ। कुछ बच्चों के माइंड में हो सकता है ये आ जाए। लेकिन ध्यान रखिएगा, हमें हमें टाइम के अकॉर्डिंग टेंस को ठीक करना है। ये वाली चीज मैं स्पेशली इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि काफी बच्चे ना वो वाला दिमाग लगाएंगे, सर आपने एक बार एक बात बोली थी, इंग्लिश एक ऐसी भाषा है लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है, लेफ्ट टू राइट पढ़ी जाती है, लेफ्ट टू राइट समझी जाती है, तो क्यों ना मैं हैज स्टार्टेड को सही मान के मैं ये मान लूं कि ये गलत है।
क्यों ना मैं हैज स्टार्टेड को सही मान के ये मान लूं कि ये वर्ड गलत है तो इसी को उड़ा दूं। ऐसा भी तो सोच सकते हैं ना कुछ बच्चे। तो ध्यान रखना, जब भी आपको ऐसा लगे कि टेंस चैप्टर का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, टेंस चैप्टर में हमेशा टाइम के अनुसार टेंस चलेगा। भले ही ये चीज बाद में लिखी हुई, इसके अनुसार ये चलेगा। टाइम के अनुसार टेंस चलेगा, ना कि टेंस के अनुसार टाइम। यही बात मैं आपको देखो ऐसे समझा देता हूं। मान लो ऐसा लिख दूं मैं, आई विल कॉल यू येस्टरडे। ठीक है, आई विल कॉल यू येस्टरडे। अब तुम मुझे बताओ कि मैं विल कॉल के हिसाब से येस्टरडे को काट के टुमारो करूं, कि येस्टरडे के हिसाब से विल कॉल को काट के कॉल्ड करूं। दोनों में से कौन सा काम करूं? टाइम के अकॉर्डिंग टेंस को चेंज करूं कि टेंस के अकॉर्डिंग टाइम को चेंज करूं? तो ध्यान रखिएगा, हमेशा टेंस चैप्टर के सवालों में टाइम के अकॉर्डिंग टेंस चेंज होगा। येस्टरडे को बेस मान के आपको कॉल्ड करना पड़ेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहां पे इट हैज स्टार्टेड रेनिंग शॉर्टली सो यू शुड टेक दिस अम्ब्रेला। इसके अंदर आपने जो यहां पे शॉर्टली वर्ड यूज कर रखा है, इसके बेस पे इधर चेंज करना, ना कि हैज स्टार्टेड को देख के इसको हटा देना। तो यहां पे शॉर्टली की वजह से हम इट विल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया जी। ही रीच होम प्रेजेंटली सो यू नीड नॉट वरी। सो यू नीड नॉट वरी। जैसे मान लो कोई बच्चा है, ठीक है, ट्यूशन गया था, काफी टाइम हो गई, 6 बजे मान लो ट्यूशन खत्म होके 6:30 बजे तक घर आ जाता था। 7 बज गए, 7:30 बज गए, है ना। माँ को चिंता होने लगी, माँ ने पिताजी को फोन कर दिया कि बच्चा घर नहीं आया आज ये। तो कह रहे तू टेंशन मत ले, कोई बात नहीं। उन्होंने फोन करा ट्यूशन टीचर को, तो उन्होंने कहा भी मैंने, बारिश वारिश हो रही थी बाहर आज, या फिर कोई टेस्ट सरप्राइज टेस्ट ले लिया इसलिए मैंने ही बिठा रखे। ठीक है, तो अब तुम पिताजी जो है वो वापस मम्मी को फोन करेगी, तो टेंशन मत ले, वो जल्दी घर आ जाए, वो जल्दी घर आ जाएगा, तो तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। वो जल्दी ही घर आ जाएगा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। प्रेजेंटली सुनने बोलने में ऐसा लगेगा प्रेजेंटली का मतलब है अभी फिलहाल, है ना। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, इसका अमेरिकन इंग्लिश में मतलब होता है अभी फिलहाल, और ब्रिटिश इंग्लिश में इसका मतलब होता है सून, यानी फ्यूचर में। और हम ब्रिटिश इंग्लिश पढ़ते हैं, इसलिए हम प्रेजेंटली का मतलब क्या मानेंगे? फ्यूचर में। इसलिए यहां पे अपन लगाएंगे ही विल रीच। बोलो जी, समझ में आया? नरेंद्र मोदी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विजिट्स नेपाल नेक्स्ट मंथ। अब यहां पे जरा समझने की कोशिश करिएगा। जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले अभी ये स्लाइड पे लिख के दिखाया था कि फ्यूचर के जो प्लान्ड ऑफिशियल एक्शंस होते हैं, फ्यूचर के प्लान्ड ऑफिशियल एक्शन जो होते हैं, इनको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से भी लिखा जा सकता है। ठीक, अब प्लान्ड ऑफिशियल एक्शन कैसे होंगे? कोई सैटेलाइट लॉन्च होना, कोई किताब लॉन्च होना, कोई मूवी लॉन्च होना, कोई मिनिस्टर की कहीं विजिट होना। तो यहां पे जरा समझने की कोशिश करिएगा कि नरेंद्र मोदी की जो प्राइम मिनिस्टर, एक देश के प्रधानमंत्री की विजिट होगी किसी दूसरे देश की, तो ऑब्वियस बात है फ्यूचर का प्लान्ड ऑफिशियल एक्शन है। तो इसको अपन किससे लिख सकते हैं? वर्ब की पहली फॉर्म यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट से इसको रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं, फ्यूचर को ही दिखाएगा यहां पर। तो ये सेंटेंस हो गया नो एरर। अब काफी बच्चों के माइंड में एक सवाल आएगा, काफी बच्चों के माइंड में एक सवाल आएगा, और वो सवाल ये होगा कि भाई सर यहां पे ऐसा नहीं कर सकते कि विल विजिट लिख दें? क्या यहां पर विल विजिट लिख देंगे तो गलत हो जाएगा? नहीं बच्चे, वो भी गलत नहीं। नरेंद्र मोदी कॉमा द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विल विजिट नेपाल नेक्स्ट मंथ लिख दें तो गलत वो भी नहीं है। इधर देखो मैंने क्या लिखा है, फ्यूचर के प्लान्ड ऑफिशियल एक्शन को कैन बी रिटन इन प्रेजेंट डेफिनिट टेंस। कैन ओनली बी रिटन नहीं लिखा है, मैंने ये नहीं लिखा है कि फ्यूचर का प्लान्ड ऑफिशियल एक्शन हो तो वो V1 से ही लिखोगे आप। यहां पे विल विजिट लगा दिया तो तलवारें चल जाएंगी, ऐसा नहीं है। विल विजिट भी ठीक है। फिर ये बात मैंने क्यों बताई? ये बात इसलिए बताई बच्चे, क्योंकि हमारे माइंड में होता है कि फ्यूचर मतलब विल शैल। हमारे माइंड में तो यही है कि फ्यूचर का मतलब विल शैल, है ना। ये वाला शॉर्टली देखा हमने विल स्टार्ट लिख दिया, प्रेजेंटली देखा विल रीच देख दिया। अब जैसे ये सेंटेंस पढ़ेंगे हमें पता चल जाएगा नेक्स्ट मंथ से कि ये तो फ्यूचर है। हमारा माइंड कहेगा कि विल विजिट लगाओ, लेकिन विल विजिट भी ठीक है और विजिट्स भी ठीक है। विल विजिट भी ठीक है और विजिट्स भी ठीक है, क्योंकि फ्यूचर के प्लान्ड ऑफिशियल एक्शन को आप V1 के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसलिए नो एरर है। क्लियर हो गया? फिर से एक बार बिल्कुल साफ साफ क्लियर शब्दों में बोल देता हूं, क्या सर यहां पे विल विजिट लिखा होता तो वो गलत होता? बिल्कुल गलत नहीं।
विल विजिट भी ठीक है और विजिट्स भी ठीक है। ये आपको पढ़ाया इसीलिए गया है क्योंकि होगा क्या, फ्यूचर का प्लान ऑफिशियल एक्शन होगा, V1 से दिखा रखा होगा, तुम नेक्स्ट मंडे, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ इनको देख के तुम क्या सोचोगे कि फ्यूचर आना था, तुम एरर टिकाओगे जबकि वो एरर होगा नहीं। क्लियर होगी इतनी बात। आई एम गोइंग टू बाय माई ओन हाउस नेक्स्ट ईयर, मैं अपना खुद का घर खरीदूंगा, मैं अपना खुद का घर खरीदूंगा अगले साल। ठीक है, अब यहां पे आई एम गोइंग टू बाय लिख रखा है, यहां पे कोई विल शैल तो लगाया नहीं है, कोई विल शैल तो लगाया नहीं है, नेक्स्ट ईयर लिख रखा जो कि फ्यूचर को रिप्रेजेंट करता है। तो ये सही है कि गलत है? तो ये सही है कि गलत है? भैया ये भी सही है। यहां पे हमें एक बात और सुननी समझनी पड़ेगी कि फ्यूचर को दिखाने का तरीका सिर्फ विल शैल नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ विल शैल से ही फ्यूचर दिखा सकते हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ विल शैल से ही फ्यूचर दिखा सकते हो। विल से भी दिखा सकते हो, गोइंग टू से भी दिखा सकते हो और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस से भी फ्यूचर दिखाया जा सकता है। इधर एक बार ना इस पर बताता हूं कौन सा कब प्रेफर करना है। एक बार ये सेंटेंसेस देखो जरा, इधर ये जो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं एक बार इनको देखो जरा। आई एम गोइंग टू विजिट माई फैमिली ऑन संडे, आई एम विजिटिंग माई फैमिली ऑन संडे, या फिर आई विजिट माई फैमिली ऑन संडे, आई विल विजिट माई फैमिली ऑन संडे। मेरी कुछ बात आ रही है समझ, क्या कहना चाहता हूं मैं? फ्यूचर दिखाने के लिए आप ये तीनों स्ट्रक्चर यूज कर सकते हो। अगर मैं कहूं कि आई एम विजिटिंग माई फैमिली नेक्स्ट संडे, ये भी ठीक है। आई एम गोइंग टू विजिट माई फैमिली नेक्स्ट संडे, ये भी चल जाएगा। आई विल विजिट माई फैमिली नेक्स्ट संडे, ये भी चल जाएगा। ठीक है, तो पहली बात तो आप अपने दिमाग में ये बैठाओ कि फ्यूचर को दिखाने के लिए आई विल बाय माई ओन हाउस नेक्स्ट ईयर लिख दूं, आई एम गोइंग टू बाय माई ओन हाउस नेक्स्ट ईयर लिख दूं, या आई एम बाइंग माई ओन हाउस नेक्स्ट ईयर लिख दूं। तीनों चल सकते हैं, ठीक, तीनों ही चल सकते हैं। लेकिन मुझे एक बात बताओ, फिर तो इस पे कोई एरर बनेगा कि नहीं बनेगा? पहली बात तो मैं आपको थोड़ा सा आराम दे देता हूं आपके दिमाग को कि ऐसे एरर आने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर है। सिर्फ मैंने आपको ये बात क्यों बताई, क्योंकि फिर से वही बात, जैसे यहां पे नेक्स्ट मंथ देखते ही आपका दिमाग फट से कहेगा फ्यूचर लगा, जबकि यहां पे V1 से काम चल सकता है। ऐसी जैसे ही आप यहां पे नेक्स्ट ईयर देखोगे आपका दिमाग कहेगा फ्यूचर लगा, आप सोचोगे आई विल बाय होना चाहिए यहां पे, तो जबकि ये नो एरर। ठीक है, तो ये वाली बात मैंने आपको इसलिए बताई कि बहुत बार हम ये गोइंग टू लगा के या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस से इनसे भी फ्यूचर को दिखा देते हैं। हर बार ये ठप्पा नहीं है कि विल शैल लगाना जरूरी है फ्यूचर के लिए। इतनी बात आई समझ? अब काफी बच्चों के माइंड में ये सवाल आएगा कि सर अच्छा विल शैल से भी फ्यूचर दिखा रहे हो, गोइंग टू से भी फ्यूचर दिखा रहे हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस से भी फ्यूचर दिखा रहे हो, तो कौन सा कब लगाते हैं? कुछ तो डिफरेंस होता होगा, तीनों ही फ्यूचर दिखा रहे हैं तो कुछ तो डिफरेंस होता होगा। मैं फिर बोल रहा हूं, आपकी जिंदगी थोड़ी सी आसान कर देता हूं कि इस बात पर एरर आने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर है कि फ्यूचर को दिखाना और आपको दोनों ऑप्शन में दे दे, गोइंग टू भी लगा दे, विल भी लगा दे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस भी लगा दे, ऐसे ऑप्शन आने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर है। ठीक है, फिर भी आपकी क्यूरियोसिटी के लिए मैं आपको बता देता हूं कि कौन सा कब प्रेफर किया जाता है। फिर से एक बार बोलूं शुरू से, मैंने क्या कहा कि फ्यूचर दिखाने के विल शैल के अलावा और भी स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, गोइंग टू या कह लो कि बी प्लस गोइंग प्लस इन्फिनेटिव वाला स्ट्रक्चर, आई एम गोइंग टू बाय अ न्यू हाउस नेक्स्ट ईयर, आई एम गोइंग टू बाय माई ओन कार, कुछ भी। एक तो ये बी प्लस गोइंग प्लस इन्फिनेटिव, एक तो ये वाला स्ट्रक्चर, और एक सिंपल कॉन्टिन्यूस टेंस लगा देना, जैसे वी आर ऑर्गेनाइजिंग अ पार्टी नेक्स्ट मंडे, हम एक पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं नेक्स्ट मंडे को। अब ये काम फ्यूचर में ना, और वी आर ऑर्गेनाइजिंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस लिख दिया। तो एक बात तो मैंने आपको सिंपली ये बोली कि फ्यूचर को दिखाने के और भी तरीके होते हैं। ये बात मैंने क्यों बोली? इस पर एरर आ सकता है। कैसे एरर आ सकता है? ऐसे लिख रखा होगा, आई एम गोइंग टू बाय माई ओन हाउस। ठीक है, आप सोचोगे कि नेक्स्ट ईयर है तो ये एरर हो गया, जबकि एरर होगा नहीं। मेरी बात आ रही है समझ? ऐसे एरर आ सकता है इस कॉन्सेप्ट पर, इस बात पर। अब आप में से काफी पूछेंगे कि सर इसमें डिफरेंस क्या है, तो आओ सुन लो, ध्यान से देखो।
अगर आपको फॉर्मल में बात करनी, अगर अपने बॉस से बात कर रहे हो, है ना, किसी से फॉर्मली बात करनी, आपके मम्मी पापा भाई बहन इनसे नहीं, अगर फॉर्मल लैंग्वेज में बात करनी है तो उस केस में इनको अवॉइड किया करो। गोइंग टू लगाना या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस से दिखाना, फिर तो विल शैल का ही यूज किया करो। मतलब प्रेफरेंस की बात कह रहा हूं मैं क्या बात करूं, प्रेफरेंस की। अगर फॉर्मल में आपको लिखना है फिर तो सोचना ही नहीं है प्लान्ड एक्शन है कि अनप्लान्ड एक्शन है, हर जगह पे आपको विल शैल से ही फ्यूचर बनाना चाहिए। मेरी बात आई समझ? अगर वो फॉर्मल है, अगर फॉर्मली आप किसी से बात कर रहे हो, अपने बॉस से बात कर रहे हो, या फिर किसी ऑफिशियल चैनल में बात हो रही है, कोई कोर्ट में कुछ सबमिट करना, मतलब ऐसी चीजों में, ठीक है, तो आप विल शैल से ही फ्यूचर दिखाया करो। अगर इनफॉर्मली बात करनी है, अगर इनफॉर्मली बात करनी है तो देखो, तो उस केस में ये तीनों आ सकते हैं। कौन से को कब प्रेफर करना है ध्यान से सुनिएगा। अगर आपका जो एक्शन है वो प्लैंड है, अगर आपका जो एक्शन है वो प्लैंड है, जैसे कि आई एम गोइंग टू विजिट माई फैमिली ऑन संडे, यहां पे साफ साफ आपको लिख के दे रखा है ऑन संडे, संडे को जाऊंगा जी, ठीक है। ऐसे ही आई एम विजिटिंग माई फैमिली ऑन संडे। इनफॉर्मल में बात करनी है, अब ये कोई फॉर्मल बात थोड़ी है, आप अपने दोस्त को भाई को और किसी को बता रहे हो यार मैं तो मेरी फैमिली के पास जाऊंगा, मैं मेरी फैमिली को विजिट करूंगा, आप कहीं हॉस्टल में रहते होगे, दोस्त को बता रहे हो कि संडे को जाऊंगा। अगर इनफॉर्मल में प्लान्ड एक्शन है तो ये दो स्ट्रक्चर यूज किया करो। अनप्लैंड है जैसे आई विल वॉच ए मूवी, मूवी देखूंगा, है ना, बाद में कॉल करता हूं यार तुझे, आई विल कॉल यू लेटर। मतलब अभी कोई फिक्स टाइम नहीं है, ऐसा नहीं है कि पहले से आपने सोच रखा था कि ये काम करूंगा, प्लान हो चुका है, ऐसा नहीं हो तो फिर आप क्या लगाओगे, ये विल वाले से दिखाओगे। फिर बोल देता हूं बच्चे इस पर सवाल नहीं आएगा, ये सिर्फ मैंने आपकी क्यूरियोसिटी के लिए लिखा है। काफी बच्चों के मन में आ सकता है ना कि सर अगर ये तीनों ही चीजों से फ्यूचर दिखाया जा सकता है तो कब कौन सा प्रेफर करना है। एक बार फिर से मैं अपनी ये फ्यूचर इनडेफिनेट वाले टेंस को समअप कर देता हूं। ये कुछ मैंने आपको वर्ड्स दिखाए, इनके साथ फ्यूचर टेंस लगाना है। अगर फ्यूचर इंडेफिनिट पे एरर आया तो 99% इसी बात पर आएगा कि ऐसे कुछ वर्ड्स लिखे होंगे, शॉर्टली लिख दिया, प्रेजेंटली लिख दिया, सून लिख दिया, नेक्स्ट ईयर लिख दिया, और यहाँ पे कोई और ऊट पटांग टेंस दे रखा होगा जिसको काट के आप फ्यूचर इंडेफिनिट में लगा दिया आपने, ठीक है। फिर एक बात एक्स्ट्रा बताई कि भैया फ्यूचर के प्लान्ड ऑफिशियल एक्शन को आप V1 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। यहाँ पे एक डाउट ये हो सकता है सर विल विजिट लिख देते तो गलत होता क्या, ना जी गलत ना होता, वो लिखा वो भी ठीक, ये लिखा ये भी ठीक। फिर सर बताया क्यों, इसलिए बताया लिखा होगा विजिट्स, नेक्स्ट मंथ देखते तुम इसको काट के विल विजिट करना चाहोगे जबकि ये नो एरर होगा। सेम ऐसी मैंने आपको बताया कि फ्यूचर दिखाने के और भी तरीके हैं। ये गोइंग टू वाला स्ट्रक्चर, आई एम गोइंग टू बाय माई ओन हाउस, आई एम गोइंग टू मीट हर नेक्स्ट मंडे, है ना। तो ये गो का मतलब यहाँ पे कोई जाना नहीं है कि मैं जाऊंगा खरीदूंगा, यहाँ पे गो का मतलब वो जाना वाला नहीं है। मेरी बात आई समझ में? तो फ्यूचर दिखाने के और भी तरीके हैं विल शैल के अलावा। अब ये वाली बात क्यों बताई, इसलिए बताई क्योंकि नेक्स्ट ईयर देखते तुम फटाक से यहाँ पे विल गो लगाने की कोशिश करोगे जो कि जरूरी नहीं है आपके लिए, हाँ के ना। ये वाला भी सही है फ्यूचर दिखाने के लिए। अब कुछ बच्चों के माइंड में सवाल आ सकता है, कि सर अगर ये सारी फ्यूचर दिखाते हैं तो कौन सा कब प्रेफर करते हैं। तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि एरर इस पे नहीं आएगा, सिर्फ प्रेफरेंस की बात है, सिर्फ ये प्रेफरेंस की बात है कि अच्छा ये वाला ऐसे सिनेरियो तो इसको प्रेफर करो, ऐसे सिनेरियो तो इसको प्रेफर कर लो। तो अगर फॉर्मल में लिखना है तो फिर तो विल शैल से ही बनाया करो, ये सब लिखा ही मत करो, ठीक है। इनफॉर्मल में लिखना है तो इनफॉर्मल में अगर प्लान्ड है तो इन दोनों में से यूज किया करो, इनमें कोई फर्क नहीं। आई एम गोइंग टू विजिट माई फैमिली ऑन संडे लिख दें, आई एम विजिटिंग माई फैमिली ऑन संडे लिख दें, बात है कि अनप्लैंड है, कोई टाइम अभी डिसाइडेड नहीं है, तो फिर उस केस में आप विल से लिख लिया करो। तो ये है सिर्फ बात प्रेफरेंस की, ये एग्जाम में इस कॉन्सेप्ट पर सवाल नहीं बनेगा। क्लियर होगी इतनी बात? अच्छा जी, अब एक छोटी सी चीज लगे हाथ यहां पे एक और समझ लो। फ्यूचर के 4 टेंसेज हैं, ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनिट तो अभी हमने पढ़ लिया, अगला आया फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फिर आया फ्यूचर परफेक्ट, फिर आएगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जो होता है वो जनरली हम अवॉइड करते हैं, कहीं नहीं लिखा देखा होगा आपने,
फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब पता क्या हो गया कि फ्यूचर परफेक्शन प्लस कॉन्टिन्यूस। मेरी बात सुन रहे हो ध्यान से, क्या बोल रहा हूं मैं कि मैं 2 घंटे से ये काम कर रहा होऊंगा। ये कुछ ऐसे सेंटेंस बनाने का काम आएगा। मान लो कि कोई बच्चा है, उसको आप ट्यूशन पढ़ाते हो, ठीक है। उसके पिताजी वगैरह कहीं बाहर जाने आज, तो आप उनको कह रहे हो कि जब आप वापस आओगे ना, जब आप वापस आओगे तब मैं इसको 2 घंटे से पढ़ा रहा होऊंगा। आई विल हैव बीन टीचिंग हिम फॉर 2 hours वेन यू कम बैक। जब तुम वापस आओगे ना, बाय द टाइम यू कम बैक, जब तक तुम वापस आओगे मैं इसको 2 घंटे से पढ़ा रहा होऊंगा। ऐसा कि फ्यूचर में कोई एक्शन कॉन्टिन्यूटी में भी होगा और उसके साथ भी ड्यूरेशन दिया होगा कि इतने इतने टाइम से, ताकि वो ड्यूरेशन की कंप्लीशन की वजह से परफेक्ट भी लग रहा हो। तो ऐसे स्ट्रक्चर हमें आम बोलचाल की भाषा में बहुत रेयर ही यूज में पढ़ते हैं, इसलिए फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आपने कहीं लिखा हुआ देखा नहीं होगा जनरली, ठीक है। अब बचे फ्यूचर के 3 टेंसेस। फ्यूचर इंडेफिनिट हमने पढ़ लिया। फ्यूचर परफेक्ट का जो है यूसेज कैसे, उस पर सवाल आते हैं, अभी आगे आएगा, ठीक है। उसके लिए आपको 10-15 मिनट वेट करना पड़ेगा। अब बचा जी आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। उस पर भी कोई एरर नहीं बनता, उस पर किसी प्रकार का कोई एरर नहीं बनता, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि कुछ ऐसी जगहें हैं जिनके लिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूस ही आपको यूज करना पड़ेगा। मेरी बात सुनना, मैं क्या बोलना चाहता हूं, इधर देखो। मैं ये कह रहा हूं बच्चे, आपस में प्लीज एक बार कमेंट्स वगैरह मत करो, ठीक है। बहुत बढ़िया टॉपिक है, एक बार इसको सुनने समझने की कोशिश करो थोड़ी सी। मैं आपको कहना ये चाह रहा हूं, 1 मिनट का टाइम देना मुझे ना, 1 मिनट का टाइम देना। हाँ जी, मैं आपको कहना ये चाह रहा हूं, मान लीजिए कि मैं एक सेंटेंस लिखूं, यहां से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आई विल कॉल यू ऑन संडे, ठीक है। मैं एक सेंटेंस लिखूं, आई विल कॉल यू ऑन संडे। और दूसरा मैं लिख दूं, आई विल बी कॉलिंग यू ऑन संडे, ठीक है। बताओ, ये दोनों सही है कि दोनों गलत है, या कोई एक सही कोई एक गलत, ऐसा कुछ। आई विल कॉल यू ऑन संडे और आई विल बी कॉलिंग यू ऑन संडे, इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है? ये दोनों ही सही है बच्चे। दोनों में हल्का सा मीनिंग का फर्क है कि आई विल कॉल यू ऑन संडे, मैं तुम्हें संडे को कॉल करूंगा, और मैं तुम्हें संडे को कॉल कर रहा हूँ, ठीक। मैं तुम्हें संडे को कॉल कर रहा हूँ। ग्रामेटिकली दोनों ठीक है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कह सकते हो, मीनिंग भी सेम सही है। आप कोई सा यूज कर दो, कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो ये जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस होता है ना, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस होता है, इसके कोई बहुत ऐसा यूसेज नहीं है कि इसको बार बार हम लिखें, इसलिए आपने बहुत कम देखा होगा। लेकिन कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पे आपको इसका यूज करना पड़ेगा, उसके बिना मीनिंग नहीं आएगा। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कुछ सेंटेंसेस, देखना जरा।
हाँ जी, किसी ने कहा 8 बजे मिलने आ जाऊं, किसी ने कहा 8 बजे मिलने आ जाऊं, एट 8 PM आई विल बी स्टडी। 8 बजे तो यार मैं पढ़ रहा हूँ, एट 8 PM आई विल बी स्टडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ। अब ये वाला जो मीनिंग है, क्या ये आप इससे दे पाओगे? एट 8 PM आई विल स्टडी, क्या ये वाला जो मीनिंग है, क्या ये वाला जो मीनिंग है कि 8 बजे मैं पढ़ रहा हूँ, ये टेंस दे पाएगा? नहीं दे पाएगा ना। तो यहां पे आपको फ्यूचर कॉन्टिन्यूस ही लगाना पड़ेगा। मेरी बात आ रही समझ? लेकिन इस पे एरर नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि अगर आप यहां पे ये लिख दो ना, एट 8 PM आई विल स्टडी, गलत वो भी नहीं, उसका मीनिंग अलग है। 8 बजे पढ़ूंगा मैं, आई विल स्टडी एट 8 PM, तो इस पे तो एरर बन ही नहीं पाएगा कि विल बी स्टडिंग से भी मतलब निकल रहा है और विल स्टडी से भी मतलब, दोनों मतलब डिफरेंट है, लेकिन एरर तो नहीं बन पाएगा ना। आ रही मेरी बात समझ में? एक सेंटेंस और लिखता हूं, समझ में आया शायद आपको। ठीक है, आप किसी को कॉल करने वाले थे, आप किसी को कॉल करने वाले थे, ठीक? तो आपके दोस्त ने, आपकी वाइफ ने क्या बोला कि डोंट कॉल हिम, उसको कॉल मत करो, उसको कॉल मत करो, वो सो रहा होगा, उसको कॉल मत करो, वो सो रहा होगा। अब मुझे बताओ, ये वाला जो मीनिंग है, क्या ये आप फ्यूचर इंडेफिनिट से दे पाओगे? हाँ जी, मेरी ये बात आप लोगों को समझ आई जो मैंने बोली? मैंने आपको क्या कहा कि फ्यूचर इंडेफिनिट का कॉन्सेप्ट अपने खत्म हुए। अब अगर मैं हेडिंग ना डालूंगा तो आप लोगों के मन में रहेगा, सर आपने फ्यूचर कॉन्टिन्यूस नहीं पढ़ाया। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस बच्चे इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, क्योंकि उस पर एरर नहीं बन सकते। ठीक है, फिर भी कहाँ लगाते फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, उस बात को बताने के लिए मैंने आपको ये 2 सेंटेंसेस लिख के समझाने की कोशिश करी कि जैसे आप ऐसे सेंटेंसेस अगर लिखोगे, आई विल कॉल यू ऑन संडे और आई विल बी कॉलिंग यू ऑन संडे, इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। या आप इंडेफिनिट में भी लिख सकते हो, कॉन्टिन्यूस में भी लिख सकते हो, लेकिन कुछ ऐसे मीनिंग होते हैं जो कॉन्टिन्यूस से दे पाओगे कि उस पर्टिकुलर समय पे मैं ये कर रहा हूँ, है ना? कि 8 बजे तो मैं ये कर रहा हूँ, 9 बजे तो मैं यार सो रहा हूँ। ऐसे वाले जो मीनिंग है, उसको कॉल मत करो, वो सो रहा होगा, उसको कॉल मत करो, वो सो रहा होगा। अब एक बात बताओ, यहाँ पे ही विल स्लीप लिख दोगे तो मतलब क्या हो जाएगा? वो सोएगा, है ना? और कहना क्या था यार, कॉल मत कर, सो रहा होगा इस टाइम वो। तो वो वाला मीनिंग तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस ही दे पाएगा, है ना? इंडेफिनिट नहीं दे पाएगा। लेकिन क्या इस पे एरर बनेगा? क्या इस पे एरर बनेगा क्या? नहीं बनेगा, क्योंकि ही विल स्लीप का भी अपना एक मतलब, कॉल मत कर उसको, यार सोएगा अब वो, किधर से कॉल पे बात करता फिरेगा, तो सोएगा वो जाके। तो विल स्लीप भी ठीक है, लेकिन उसका मीनिंग अलग है, लेकिन उसका मीनिंग अलग है। ये मीनिंग अगर देना हो कि कॉल मत करो, अभी वो सो रहा होगा, तो ये काम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस ही कर पाएगा। मेरी कुछ बात आ गई समझ में? चलो जी, नेक्स्ट पे आ जाओ। तो क्या बताया मैंने, फ्यूचर इंडेफिनिट के सवाल आपको करा दिए, कॉन्टिन्यूस पे सवाल बनते नहीं है, लेकिन यूसेज क्या है वो आपको बता दिया। फ्यूचर परफेक्ट अभी 15 मिनट वेट करो, अभी आ जाएगा। और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पर सवाल बच्चे बनते नहीं है, ठीक है? वो टेंस आप पढ़ोगे तो जनरल यूसेज में आता नहीं। अब आ जाओ टेंस चैप्टर के, कह लो कुछ मिसलीनियस कॉन्सेप्ट्स कह लो, कि हमारा टेंस का आइडेंटिफिकेशन वाला पार्ट खत्म हो गया, यूसेज वाला पार्ट खत्म हो गया। अब अपन कुछ मिसलीनियस रूल्स अपन देख रहे हैं। आओ जरा देखो, मेन क्लॉज पास्ट में हो तो सब क्लॉज पास्ट में होगा। क्लॉज की स्पेलिंग ठीक कर दूंगा मैं, ई आएगा यहाँ पे।
मेन क्लॉज पास्ट में हो तो सब क्लॉज पास्ट में होगा, ये अपन ने मॉडल चैप्टर में पढ़ा था और मैंने आपको इसका लॉजिक भी बताया था अगर आपको याद हो तो। मोहन के पिताजी ने उसको कहा कि उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो अपनी सारी जायदाद जो है, सारी वेल्थ जो है, एक अनाथालय को दे देंगे। कुछ याद आ रहा है? मोहन के पिताजी मोहन को कुछ कह रहे हैं, ये बात किसी ने सुनी और वो जाके किसी और को बता रहा है। ऐसा ही हो रहा ना यहाँ पे। मोहन के पिताजी ने उसे कहा, अब ये बोलने वाला आदमी ना तो मोहन हो सकता है ना मोहन का पिता हो सकता है। अगर ये मोहन होता तो बोलता मेरे पापा ने मुझे कहा, अगर ये उसके पिताजी होते तो कहता भी मैंने उसको कहा, हाँ कि ना। तो ना ये जिस आदमी ने सेंटेंस लिखा है वो ना तो मोहन हो सकता है ना मोहन का पिता हो सकता है, यानी ये कोई और पर्सन है जो जाके किसी और को बता रहा है। ऐसा ही है। तो अब यहां पे जरा समझने की कोशिश करो, ये कह रहा है मोहन के पापा ने उसको कहा था, तो जो कहा था वो भी तो पास्ट हो गया होगा। ये जब आप बता रहे हो कि ये पहले की बातें जाके बता रहे हो कि मोहन के पापा ने उसको ऐसा कहा था, तो जो कहा था वो भी तो पास्ट हो गया ना मेरे भाई। आ रही बात समझ में? ये बात मैंने आपको मॉडल चैप्टर में बताई थी। ये बात मैंने आपको मॉडल चैप्टर में बताई थी कि अगर मेन क्लॉज पास्ट है तो सब क्लॉज पास्ट में होगा। क्लियर हुआ? हाँ जी। एक काम करो, इन सेंटेंसेस को पहले आप ट्राई करो, फिर मैं कराता हूं। कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया कि ये किस चीज पर बेस्ड है। कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है कि ये किस चीज पर बेस्ड है। उसको ट्राई करो, फिर मैं कराता हूं। थैंक यू भाई, थैंक यू। सर मैं रिकॉर्डेड क्लास ही अटेंड करता हूँ, लेकिन अप्रॉक्स 1 महीने पहले नोट्स की बुक रिसीव हुई। इतनी बुक्स पढ़ रखी हैं लेकिन इतनी डिटेल्ड और बढ़िया बुक कहीं नहीं मिली। थैंक यू भाई, थैंक यू। मैं ये बात पहले भी बहुत बार बोल चुका हूँ। अब तो खैर कोर्स इतना आगे पहुंच गया कि ये बातें अब तो बच्चे कम ही पूछते हैं कि सर नोट्स खुद बनाएं कि आपकी जो नोट्स वाली बुक आती है वो ले लें। भैया अगर तेरे पास टाइम है तो भी कॉलेज के फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, तेरे पास अच्छा खासा टाइम है, ठीक है, और साथ में तेरे पास नोट्स बनाने की स्किल भी है। देखो नोट्स बनाना भी अपने आप में कला है। नोट्स का काम होता है जब पेपर पास हो तो वीडियो ना देखनी पड़े, सब नोट्स पढ़ के ही याद आना चाहिए। अगर तू उतने डिटेल्ड अच्छे नोट्स बना सकता तो खुद ही बना, सबसे बढ़िया। लेकिन अगर तेरे पास या तो टाइम नहीं है, स्किल नहीं, या तो अगर तेरे पास टाइम ही नहीं है कि भैया ग्रेजुएशन तेरी हो चुकी है तो ये जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट करके नौकरी लगना है, तेरे पास टाइम नहीं। दूसरा, टाइम तो है लेकिन तेरे पास स्किल नहीं है, इतनी तेरी गंदी हैंड राइटिंग है कि बाद में तुझे खुद ही नहीं समझ में आती, और उस टाइम तो शॉर्ट में लिख लेता है लेकिन 2 महीने बाद खोलता तुझे कुछ याद ही नहीं आता, है ना। तेरे पास वो कला ही नहीं है, तो फिर तो प्रिंटेड नोट्स ले ले, बहुत डिटेल्ड है, रिव्यूज पढ़ो, तसल्ली करो। मैं ना नोट्स, प्रिंटेड नोट्स के ना काफी खिलाफ रहा हूं। हमेशा मैंने ये रिकमेंड करा खुद के ही बनाओ, लेकिन जब सारे टीचर्स के नोट्स आने लग गए तो मेरे ऊपर ही प्रेशर आया, बच्चे का नोट्स नहीं आते तो कोर्स ही नहीं लेंगे, नोट्स निकालो नोट्स निकालो। तो मैं क्या, निकाल लें तो फिर ऐसे निकाल लें भैया जो बच्चा खुद बनाता हो उससे बेटर होने चाहिए, फिर ही निकालने का मतलब है। समय तो बहुत लगा उनको निकालने में, लेकिन वो हैं बहुत डिटेल्ड। उतने डिटेल्ड आप खुद भी नहीं बना पाओगे, आप उसके रिव्यूज में यही बात पढ़ोगे कि इतने डिटेल्ड तो मैं खुद भी नहीं बना पाता। हाँ जी। मोहन्स फादर टोल्ड हिम दैट ही हैज डिसाइडेड टू डोनेट ऑल हिज वेल्थ टू एन ऑर्फनेज। मोहन के पिताजी ने उसको बताया कि उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो अपना सारा धन दौलत एक अनाथालय को दे देंगे। अब ये मेन क्लॉज है, कैसे पहचानते मेन क्लॉज सब क्लॉज?
कैसे पहचानते हैं मेन क्लॉज सब क्लॉज? मॉडल चैप्टर के अंदर आपको शॉर्ट में बताया था, कंजंक्शन चैप्टर में और डिटेल में बताऊंगा, कंजंक्शन चैप्टर में और डिटेल में बताऊंगा, लेकिन मॉडल चैप्टर में आपको शॉर्ट में बताया था कि जिस क्लॉज के शुरू में कंजंक्शन लगी होती है वो सब क्लॉज होता है, जिस क्लॉज के शुरू में कंजंक्शन लगी होती है वो सब क्लॉज हो जाता है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, मतलब ये वाला मेन क्लॉज हो गया और ये इधर वाला, ये आगे का पूरा, ये जो आगे का पूरा है ये क्या हो जाएगा, ये सब क्लॉज हो जाएगा, क्योंकि इस क्लॉज के शुरू में कंजंक्शन लगी हुई है। इतनी बात आई आपको समझ में? और ऑब्वियस बात है कि मेन क्लॉज पास्ट में तो सब क्लॉज को पास्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हैड डिसाइडेड करना पड़ेगा। ऑब्वियस बात है कि डिसाइड पहले किया होगा, बताया बाद में होगा, तो पास्ट परफेक्ट में कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस लगा होता, ही इज डिसाइडिंग, तो वॉज डिसाइडिंग कर देते। प्रेजेंट परफेक्ट लिखा हुआ तो पास्ट परफेक्ट कर दिया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस लगा हुआ तो पास्ट कॉन्टिन्यूस कर दिया, ऐसे चलेगा जी। राजेश ने कहा मोहन गाना गा रहा है जब वो उससे मिला था। राजेश ने कहा था कि मोहन गाना गा रहा है जब वो उससे मिला था। यहाँ तो उसकी जरूरत भी नहीं है, यहाँ तो मेन क्लोज पास्ट तो सब क्लोज पास्ट वाले की भी जरूरत नहीं है। आपको पता है कि भैया वेन से दो पास्ट के एक्शन जब हो रहे हैं और उस जब वो मिला तब वो गाना गा रहा था, तो ये पास्ट में लिखना पड़ेगा। अगर ये ना होता उसने कहा था कि मोहन गाना गा रहा है, अब आपको करना पड़ता उसने कहा था कि मोहन गाना गा रहा था, ठीक है। यहां तो वो मेन क्लोज पास्ट और सब क्लोज पास्ट वाले कॉन्सेप्ट की भी जरूरत नहीं है। वेन कंजंक्शन लगी हुई है, दो पास्ट के एक्शन, ऑब्वियस बात है दोनों साथ साथ में होंगे, इसलिए यहां पे वॉज सिंगिंग करना पड़ेगा। हाँ जी। आर टीचर टॉट अस दैट ऑल लिविंग बींग्स नीड वाटर फॉर देयर सर्वाइवल। हमारे टीचर ने हमें पढ़ाया था कि सबके सब लिविंग बींग्स को पानी की जरूरत होती है उनके सर्वाइवल के लिए। ये सेंटेंस है जी नो एरर। मेन क्लोज पास्ट में टॉट लगा हुआ है, मेन क्लोज पास्ट में है, ये टॉट वर्ब से पता चल रहा है, V2 लगी हुई है, फिर भी यहां पर V1 आ रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि यूनिवर्सल जो फैक्ट होते हैं, साइंटिफिक फैक्ट होते हैं, प्रोवर्ब जो होते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखे जाएंगे, उनका टेंस चेंज नहीं करना। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, ये आपको मैं मॉडल चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं कि मेन क्लोज अगर पास्ट में तो सब क्लोज पास्ट में आएगा, ठीक है। बस ध्यान रखिएगा, अगर कोई साइंटिफिक फैक्ट हो, यूनिवर्सल फैक्ट हो, तो उसको पास्ट इंडेफिनिट में मत कर देना, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रहेगा। नेक्स्ट पर आ जाइए। अभी आगे का एक रूल है, ठीक है, इसका भी आपको लॉजिक बताता हूं। ये 3 तरीके से बुक्स में दिया होता है। कुछ किताबों में लिखा होगा कि दो क्लॉजेज लगातार फ्यूचर टेंस में ना लिखें, कुछ किताबों में ऐसे लिखा होगा कि 2 फ्यूचर टेंस एक साथ मत लगाएं, कुछ में लिखा होगा कि मेन क्लॉज अगर फ्यूचर में तो सब क्लॉज को प्रेजेंट में लिखा करो, कुछ किताबों में लिखा होगा कि ये जो वर्ड्स है ना, व्हेन, व्हाइल, इफ, अनटिल, अनलेस, प्रोवाइडेड दैट, एज सून एज, बिफोर, आफ्टर, इन मतलब ये वाले कंजंक्शन के बाद जो क्लॉज होता है उसमें फ्यूचर टेंस का यूज मत किया करो। ये तीनों बातें एक ही हैं, ये तीनों की तीनों बात एक ही हैं, बस कहने का तरीका अलग अलग। ये जो 3 आपको नजर आ रहे हैं, ये तीनों कोई अलग अलग रूल नहीं है, बात एक ही है। एक रूल कहता है कि 2 फ्यूचर इकट्ठे मत लगाओ, एक रूल कहता है कि मेन क्लॉज फ्यूचर में तो सब क्लॉज को प्रेजेंट में लिखो, एक रूल कहता है कि ये जो कंजंक्शन है इनके बाद फ्यूचर टेंस मत लगाया करो। आओ मैं आपको इसका लॉजिक बता देता हूं, मेरी बात ध्यान से सुनने समझने की कोशिश कर। पहला सेंटेंस है, इफ यू विल कम लेट आई विल इन्फॉर्म योर पेरेंट्स। अगर तुम लेट आए मैं तुम्हारे घर वालों को बता दूं, अगर तुम लेट आए तो मैं तुम्हारे घर वालों को बता दूंगा। मुझे एक बात बताओ, ये मैं तुम्हारे घर वालों को बता दूंगा, ये एक्शन क्या इस एक्शन के हुए बिना हो जाएगा? मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं तुम्हारे घर वालों को बता दूंगा, ये एक्शन तभी होगा जब ये एक्शन होगा। इस एक्शन के हुए बिना क्या ये एक्शन हो सकता है? नहीं। हाँ के ना? तो ग्रामेरियंस का ऐसा मानना है, ऐसा कहना है कि भैया अगर एक एक्शन के होने के लिए दूसरे एक्शन पर डिपेंडेंसी हो, इस एक्शन के होने के लिए कंडीशन है कि अगर ये एक्शन हुआ, अगर ये रियलिटी बनी तो ये काम होगा, वरना नहीं होगा। हाँ कि ना? तो ऐसे वाले जो, क्योंकि देखो समझने की कोशिश करना, ये जो आप मॉडल लगा के लिखते हो ना, विल मॉडल लगा के, ये फिक्स नहीं होता है, ये काम होगा कि नहीं होगा पक्का नहीं है। मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर मान लो आप कह दो आई विल वॉच अ मूवी, मैं एक मूवी देखूंगा, तो क्या ये बात श्योरिटी है कि तुम मूवी देखोगे ही देखोगे?
ध्यान से एक बार ना टेबल इमेजिन करो अपने माइंड में। 12 टेंसेस थे, प्रेजेंट वाले सारे, पास्ट वाले सारे, फ्यूचर वाले सारे, एक बार दिमाग में वापस लेके आओ। प्रेजेंट में प्रेजेंट इनडेफिनिट हैबिचुअल एक्शन होता है, मेरी माताजी मंदिर जाती हैं, सच में ही जाती हैं, कोई इमेजिनेशन तो नहीं, कोई झूठ तो नहीं। आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस लगा दिया, कोई झूठ तो नहीं, कोई इमेजिनेशन तो नहीं, कोई खेल रहा होगा तभी लिखोगे सेंटेंस, हाँ कि ना। आई हैव प्लेड क्रिकेट या आई हैव प्लेड 2 मैचेस, मैं मैच खेल चुका हूं। मेरी बात आ रही समझ में? जितने प्रेजेंट वाले हैं सब देखो रियलिटी को बात करेंगे। मैं क्रिकेट खेलता हूं, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, मैं क्रिकेट खेल चुका हूं, मैं 2012 से क्रिकेट खेल रहा हूं, सारी रियलिटी है ये, सबका सब रियलिटी है। ऐसे अगर पास्ट वालों की बात करें, आई वेंट देयर, मैं वहां गया था, है ना। आई वॉज टॉकिंग टू हर, मैं उससे बात कर रहा था। आई हैड टॉक टू हर वेन माई फादर केम बैक, मैं उससे बात कर चुका था जब मेरे पिताजी वापस आए। और जब मेरे पिताजी वापस आए थे उससे पहले से मैं 2 घंटे से बात कर रहा था। आई हैड बीन टॉकिंग टू हर फॉर 2 आवर्स बिफोर माई फादर केम बैक। सबके सब रियलिटी है ये। मैंने बात करी थी, आई टॉक टू हर, मैं उससे बात कर रहा था, आई वॉज टॉकिंग टू हर, मैं उससे बात कर चुका था पिताजी के आने से पहले, हैड टॉक टू हर, मैं उससे 2 घंटे से बात कर रहा था पिताजी के आने से पहले, हैड बीन टॉकिंग टू हर फॉर 2 आवर्स। ये प्रेजेंट वाले सारे और पास्ट वाले सारे रियलिटी को दिखाते हैं। लेकिन ये फ्यूचर वाला जब आप लिखते हो कि आई विल वॉच अ मूवी, मैं एक मूवी देखूंगा, अश्योरिटी है? आपने तो कह दिया मैं एक मूवी देखूंगा, 5 मिनट बाद पिताजी घर आ गए, अब देख के दिखा मूवी, पिट नहीं जाएगा? परसों तेरा पेपर है, आज कह रहा मूवी देखूंगा, अश्योरिटी नहीं है ना। आपने कहा मूवी देखूंगा, इधर से गर्लफ्रेंड का फोन आ गया, मिल लेते हैं, फटाक से तुम्हारा प्लान कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो विल मॉडल लगा के, शेल मॉडल लगा के जो आप चीजें लिख रहे हो, ये रियलिटी नहीं है। ये एक टाइप, हाँ मैं मानता हूं बड़ी स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है, विल मॉडल लगा तो स्ट्रांग पॉसिबिलिटी होगी, लेकिन पक्का तो नहीं है। अब यहां पे जरा मेरी बात समझने की कोशिश करना, जो मैं आपको कहना चाहता हूं कि जब आपने लिखा आई विल सॉरी इफ यू विल कम लेट आई विल इन्फॉर्म यू, तो ये वाले एक्शन के लिए ये वाला एक्शन रियलिटी बनना चाहिए। ये होगा जब ये असलियत बनेगा तभी ये हो सकता है। तो ये वाला जो काम है इसको मॉडल टेंस में मत लिखो, मॉडल टेंस तो पॉसिबिलिटी को दिखाते हैं, और मेरे इस काम के होने के लिए रियलिटी बनना जरूरी है। इसलिए ग्रामेरियंस ने कहा कि भैया अगर एक एक्शन के होने के लिए दूसरे काम का फैक्ट बनना, रियलिटी बनना जरूरी है, तो उसको फ्यूचर टेंस में मत लिखा करो, उसको V1 में लिख लो, ज्यादा बढ़िया रहेगा। ऐसा कर लो। हाँ जी, आ रही बात समझ में? इसीलिए अब देखो ये जो 3 रूल हैं, ये इस पर अप्लाई करके दिखाता हूं। रूल ये है कि 2 फ्यूचर एक साथ मत लगाओ। क्यों ना लगाओ? इसलिए ना लगाओ, अगर एक एक्शन के होने के लिए, अगर एक एक्शन के लिए दूसरा एक एक्शन कंडीशन की तरह से काम करे तो उसको फ्यूचर टेंस में मत लिखा करो। मेन क्लॉज फ्यूचर में तो सब क्लॉज को प्रेजेंट में लिखो। मेन क्लॉज फ्यूचर में कंजंक्शन उस वाले क्लॉज के साथ है ना, तो वो सब क्लॉज हुआ। मेन क्लॉज फ्यूचर में तो सब क्लॉज को प्रेजेंट में लिखा करो। इन शब्दों के बाद, इन कंजंक्शन के बाद जो क्लॉज होता है उसको फ्यूचर में मत लिखा करो। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे कंजंक्शन कंडीशन को दिखाएंगे। व्हेन, व्हाइल, अनटिल, अनलेस किसी कंडीशन का निर्माण करेंगे, और जो कंडीशन है, जो शर्त है, तो उसको तो रियलिटी में लिखना पड़ेगा। तो ये 3 रूल कुछ नहीं है, उनके पीछे का लॉजिक मैंने आपको बता दिया। आई विल कॉल हिम व्हेन आई विल रीच दिल्ली, मैं उसे कॉल करूंगा जब मैं दिल्ली पहुंचूंगा। यानी जब दिल्ली पहुंचूंगा, ये दिल्ली पहुंचने का काम जब हो जाएगा तभी कॉल करोगे, हाँ कि ना। जब ये चीज रियलिटी बनेगी तब कॉल करोगे। तो अगर ये कंडीशन है, इसका रियलिटी बनना जरूरी है, तो इसको इमेजिनेशन वाले में क्यों लिख रहे हो, विल मॉडल से क्यों लिख रहे हो? व्हेन आई रीच दिल्ली लिखो। अब ये एक सेंटेंस है, आई विल टीच यू इंग्लिश एंड मोहन विल टीच यू हिस्ट्री। आई विल टीच यू इंग्लिश एंड मोहन विल टीच यू हिस्ट्री। यहां पे भी मैंने 2 फ्यूचर लगाए, यहां पे भी मैंने 2 फ्यूचर लगाए। मुझे बताओ ये सही है कि गलत है? ये 2 फ्यूचर लगाना इस बार सही है कि गलत है? सोचो एक बार। अगर आपने ये, देखो कोई भी रूल कब फ्लॉप होगा ये जानना है तो आप ये जान लो वो रूल बना क्यों है। अगर आपको क्लैरिटी से ये समझ में आ गया ना कि यहाँ पे 2 फ्यूचर क्यों नहीं आ रहे, तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि कब आ सकते हैं। एक बार ट्राई करके बताना।
बहुत बढ़िया भाई, समझ तो गए तुम हैं। मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ाऊंगा और मोहन तुम्हें हिस्ट्री पढ़ाएगा। इस बार दो दो फ्यूचर एक साथ क्यों आ पाए? क्योंकि ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है, ये एक दूसरे के लिए कोई कंडीशन नहीं है। अगर ऐसा होता ना, अगर अगर मोहन इंग्लिश पढ़ाएगा, अगर मोहन इंग्लिश पढ़ाएगा तो ही मैं तुम्हें हिस्ट्री पढ़ाऊंगा। या मान लो कोई कोचिंग है, हम दो टीचर हैं, दोस्त हैं आपस में, कोचिंग वाला कह रहा है इसको निकाल देता हूं, है ना, तो ना ना, ऐसा नहीं होगा। मैं आपकी संस्था में इंग्लिश तभी पढ़ाऊंगा, मैं आपकी संस्था में इंग्लिश तभी पढ़ाऊंगा अगर मोहन से हिस्ट्री पढ़वाओगे। आई विल टीच इंग्लिश हेयर, मैं यहां इंग्लिश तभी पढ़ाऊंगा इफ मोहन टीचेस हिस्ट्री, अगर मोहन हिस्ट्री पढ़ाएगा, है कि ना। अगर वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते, कंडीशन होती, तो फ्यूचर नहीं लगाते हम। लेकिन यहां तो ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ाऊंगा और वो तुम्हें हिस्ट्री पढ़ाएगा, ना पढ़ाए मेरी तरफ से, मुझे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, आप खाली इन्फॉर्म कर रहे हो कि मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा, वो हिस्ट्री पढ़ाएगा, दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है, कंडीशन नहीं कि ऐसा होगा तो ही ऐसा होगा। इस केस में दो फ्यूचर ठीक है। इसलिए मैं कहता हूं कि रूल को रटा मत करो, समझ लिया करो कि आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं हम। यह जो रूल बना के दो फ्यूचर एक साथ नहीं आएंगे, क्यों बना? अगर ऐसे पढ़ लेते आप सिर्फ कि दो फ्यूचर एक साथ नहीं आते, तो आपकी नजर में तो ये भी गलत हो जाता, हाँ, आपकी नजर में तो ये भी गलत हो जाता। लेकिन हाँ, अब अगर आपको अच्छे से क्लैरिटी है कि अगर एक फ्यूचर के एक्शन होने के लिए दूसरी चीज एक शर्त की तरह से काम करती है, कंडीशन की तरह से काम करती है, तो उसको पॉसिबिलिटी वाले टेंस में मत लिखो, उसको रियलिटी बनाने के लिए आपको V1 लिखना चाहिए। क्लियर हो गया? नेक्स्ट पर आ जाइए। हमने अभी क्या पढ़ा? अगर मेन क्लॉज पास्ट में हो तो सब क्लॉज को पास्ट में लिखना पड़ेगा। मेन क्लॉज अगर फ्यूचर में हो तो सब क्लॉज को प्रेजेंट में लिखना पड़ेगा। मेन क्लॉज पास्ट बन चुका है, मेन क्लॉज फ्यूचर बन चुका है, अब बचा क्या? मेन क्लॉज का प्रेजेंट होना। अगर मेन क्लॉज प्रेजेंट टेंस में, अगर मेन क्लॉज प्रेजेंट टेंस में है तो सब क्लॉज किसी भी टेंस में हो सकता है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, अकॉर्डिंग टू मीनिंग। मीनिंग देख के, मीनिंग के अनुसार आपको जो सेंटेंस में मीनिंग समझ में आ रहा है आप लिख तीनों सकते हो, प्रेजेंट भी, पास्ट भी, फ्यूचर भी, लेकिन अकॉर्डिंग टू मीनिंग। ये नहीं कि हर जगह तीनों ही ठीक होंगे, आप मीनिंग देखिए और उसके अनुसार तीनों में से कोई भी टेंस यूज कर सकते हो। ये नहीं कि तीनों ठीक होंगे, मीनिंग के अनुसार तीनों में से कोई भी लगा सकते हो अगर मेन क्लॉज प्रेजेंट में। एक बार आप इन तीनों सेंटेंसेस को पढ़ो, इनका मीनिंग देखो और सोचने की कोशिश करो कि यहां पे कौन सा टेंस आएगा। पहले आप ट्राई करो, फिर मैं कराता हूं। हाँ जी, तो क्या निष्कर्ष पे पहुंचे भाई? मोहन अक्सर कहता है, मोहन अक्सर कहता है कि वो जयपुर में रहता है। ठीक है, ये वाला जो सेंटेंस है, ये वाला जो सेंटेंस है, यहाँ पे तीनों ठीक हो सकते हैं। मोहन कहता है, मान लो कि आपका कोई ऑनलाइन दोस्त बना, ठीक है, आजकल पता नहीं है
लड़के लड़कियों का नाम रख के आईडी बना लेते हैं, लड़कियां लड़कों का नाम रख के आईडी बना लेती हैं। ऐसे कोई दोस्त मिला, मतलब दोस्त बन गया आपका, अच्छा कहाँ रहता है भाई तू? अरे मैं तो जयपुर रहता हूँ। मोहन अक्सर कहता है कि वो जयपुर रहता है, ठीक है। अच्छा, पहले हम जयपुर रहते थे यार, अब मैं यहाँ रहता हूँ। मोहन अक्सर कहता है कि वो जयपुर रहता था। मोहन अक्सर कहता है कि वो जयपुर रहता था। आपका स्कूल का दोस्त है, उससे पूछें अच्छा तुझे कहाँ रहना पसंद है? यार मेरी नानी का घर है जयपुर में ना, मेरा बस चले, मतलब मैं तो, मेरा मन करे तो मैं तो जयपुर रहूंगा। मोहन कहता है कि वो जयपुर रहेगा। मोहन कहता है कि वो जयपुर रहेगा। इस सेंटेंस में तो तीनों ठीक है। ये वाले सेंटेंस में तो तीनों ठीक हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द मीनिंग, जो आप मीनिंग देना चाहो। रहता है मीनिंग देना तो लिव्स लिखोगे, रहता था मीनिंग देना तो लिव्ड लिखोगे, और रहेगा मीनिंग देना तो विल लिव लिख दोगे। अब आ जाओ नेक्स्ट पे। मोहन अक्सर कहता है कि डैश व्हेन हिज फादर वाज पोस्टेड देयर, जब उसके पिताजी वहां पोस्टेड थे। जब उसके पिताजी वहां पर पोस्टेड थे। अगर ये बात कहनी है, जब साथ में लिखा हो जब उसके पिताजी पोस्टेड थे, व्हेन लिखा हुआ है तो दोनों एक्शन साथ में होंगे। अगर ये पास्ट का है तो अब ये भी पास्ट लिखना पड़ेगा। इस बार ये दोनों गलत हो गए। यही मैं आपको कह रहा हूं कि अगर मेन क्लॉज प्रेजेंट में है, अगर आपका मेन क्लॉज प्रेजेंट में है, अगर आपका मेन क्लॉज प्रेजेंट में है तो सब क्लॉज प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर किसी में भी आ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द मीनिंग। आपको सेंटेंस देखना, हो सकता है तीनों ठीक हो जाए और हो सकता है कोई एक ही ठीक हो, डिपेंडिंग अपॉन द मीनिंग। जैसे पहले वाले सेंटेंस में तीनों ठीक थे, तीनों के अपने अपने मीनिंग निकल रहे थे, लेकिन यहां मुझे पता चल गया यहां तो एक ही ठीक है। और मोहन अक्सर कहता है ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद, मोहन अक्सर कहता है ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद, तो यहां से हमें हिंट मिल रहा है कि फ्यूचर लिख दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद वो जयपुर रहेगा। मोहन अक्सर कहता है कि वो ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद वो जयपुर रहेगा, तो यहां ज्यादा हिंट मिल रहा है कि अपन फ्यूचर टेंस लगा लें। ये भी चल सकते हैं अगर ऐसे वाला मीनिंग निकालें कि मोहन अक्सर कहता है कि वो ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद से यहां रहता है या रहता था, चल ये भी जाएंगे, लेकिन सबसे बढ़िया ये रहेगा मीनिंग के अकॉर्डिंग। मेरी बात आ रही है समझ, क्या कहना चाहता हूं? तो अगर मेन क्लॉज पास्ट में हो, अगर मेन क्लॉज पास्ट में हो तो सब क्लॉज पास्ट में लिखना। अगर मेन क्लॉज फ्यूचर में हो तो सब क्लॉज प्रेजेंट में लिखना। और अगर मेन क्लॉज प्रेजेंट में हो तो सब क्लॉज पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर किसी में भी आ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द मीनिंग। क्या ये तीनों स्ट्रक्चर समझ में आ गए बढ़िया से? नेक्स्ट पे आ जाओ। पास्ट परफेक्ट प्लस बाय द टाइम प्लस पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर परफेक्ट प्लस बाय द टाइम प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब ये दो स्ट्रक्चर हैं जी, कह लो ये भी रूल है, ठीक है, कि पास्ट परफेक्ट के साथ बाय द टाइम के बाद पास्ट इंडेफिनिट आता है, फ्यूचर परफेक्ट के बाद बाय द टाइम के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है। आओ इसका भी आपको लॉजिक बताने समझाने की कोशिश करता हूं कि आखिर ये ऐसा क्यों बना हुआ है, ठीक है। सुनने समझने की कोशिश करना। जब आप लिखते हो बाय द टाइम, बाय द टाइम का मतलब क्या होता है? बाय द टाइम मतलब बाय संडे, बाय मंडे ना, या बाय द टाइम यू कम बैक, इनका मतलब क्या होता है? तक वाला मतलब होता है। जैसे आप लिखते हो आई विल हैव कंप्लीटेड दिस टास्क बाय संडे, मैं ये काम कर चुका हूंगा संडे तक। इतनी बात मेरी आई समझ? मैं ये काम कर चुका हूंगा संडे तक। ये बाय प्लस में टाइम से मतलब क्या होता है? तक वाला। तक मतलब कंप्लीशन, कंप्लीशन मतलब परफेक्ट टेंस। मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो रूल है ये क्यों बना, इसमें इस साइड पे यही टेंस क्यों आता है और इधर यही क्यों आता है। मैं भी रटा सकता हूं सीधा सीधा, देखो आपको कि अच्छा इधर ये बाय द टाइम आ गया, ये आ गया तो ये लगा दो, ये आ गया तो ये लगा दो। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये बाय द टाइम एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसका मतलब होता है ये काम हो जाएगा इस समय तक, और ये जो ये होता ना ये काम हो जाएगा इस समय तक, या ये काम हो चुका था इस समय तक, ये जो तक वाला मीनिंग है ये दिखाता है कंप्लीशन को। और कंप्लीशन के लिए आते हैं जी परफेक्ट टेंसेस। इसीलिए यहां पर आपको ये पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट के साथ ये रूल आपको नजर आ रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट के साथ नजर क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि ये दो ऐसे टेंस है भैया। पास्ट परफेक्ट टेंस याद है, पास्ट के दो एक्शन का कंपैरिजन करने के लिए आएगा। ये काम हो चुका था जब तक ये काम हुआ। ऐसी फ्यूचर परफेक्ट भी कंपैरिजन के लिए आता है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंपैरिजन के लिए नहीं आता।
मैं ये काम कर चुका हूं, आई हैव कंप्लीटेड द टास्क। अकेला एक क्लॉज लिख सकते हो आप, कोई समस्या नहीं। पास्ट परफेक्ट आप अकेला नहीं लिखते, फ्यूचर परफेक्ट आप अकेला नहीं लिखते, इसीलिए ये रूल सिर्फ पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट के साथ बना। और ऑब्वियस बात है कि पास्ट का कंपैरिजन करना है तो फिर पास्ट इंडेफिनिट से करना पड़ेगा, और फ्यूचर का कंपैरिजन करना तो दो फ्यूचर तो एक साथ लिख नहीं सकते, दूसरे को रियलिटी बनाना पड़ेगा, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखा। एक बार आप इन सेंटेंसेस पे नजर मारो, एक बार ठंडे दिमाग से शांति से इन सेंटेंसेस पे आप नजर मारो, ठीक है। फिर मैं इस रूल को भी दोबारा बताऊंगा। मुझे पता भी जो मैंने बोला कम बच्चों को समझ में आया होगा, सेंटेंस से और अच्छा समझ में आएगा। रूल भी दोबारा बताऊंगा और सेंटेंस भी दोबारा अच्छे से बताऊंगा। ट्राई करो एक बार जरा। थैंक यू भाई, थैंक यू। ये जितने भी बच्चे हैं, शुभम, सागर और जो भी, सर हम रिकॉर्डेड देखते हैं, ये बोलने हैं आप अच्छा पढ़ाते, थैंक यू भाई। ठीक है, थोड़ा सा ये बातें अपनी लाइब्रेरी वाले बच्चों को जिन ग्रुप्स में एडिड हो उनको भी बताना, ठीक है। थैंक यू। आओ जरा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। द सन रोज बाय द टाइम रोहन वोक अप। अब यहां पे तुम्हें राइज रोज राइजन V2 दिख रहा है, वेक वोक V2 दिख रहा है, तो इससे ये तो पता चल गया होगा पास्ट की बातें करनी। मेरे को बताओ, इससे ये तो पता चल गया होगा कि पास्ट की बातें करनी है। दो पास्ट के एक्शन लिखे हुए है कि ना, सूरज का उगना और रोहन का उठना, सूरज का उगना और रोहन का उठना, दो पास्ट की बातें लिखी हुई हैं आपके सामने। अब मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं मेरे भाई कि ये जो बाय द टाइम है ये कुछ नहीं है। ये बाय द टाइम कुछ वैसा ही है जैसे अपन ने वो बिफोर पढ़ा था। ये बाय द टाइम कुछ वैसा ही है जैसे अपन ने वो बिफोर पढ़ा था। सूरज उग चुका था, इस सेंटेंस का मतलब क्या है? बाय द टाइम का मतलब होता तक वाला, कि सूरज उग चुका था जब तक रोहन उठा। सूरज उग चुका था जब तक रोहन उठा, यही काम तो बिफोर करता था। अरे यही काम तो बिफोर करता था। दो पास्ट के एक्शन हो, दोनों में कंपैरिजन करवाना हो कि ये होने तक वो हो चुका था, ठीक, तो उसको किस में लिखना पड़ेगा? पास्ट परफेक्ट में लिखना पड़ेगा, हैड राइजन करना पड़ेगा। कुछ मेरी बात आई समझ में? फिर से देख लो, ये रूल आपको 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। बाय द टाइम का मतलब होता है तक वाला, ठीक है, तक माने कंप्लीशन। दो पास्ट के एक्शन हो, अगर दो पास्ट के एक्शन हो, दोनों में से जो पहले होगा वो पास्ट परफेक्ट में लिखा जाता है। इस सेंटेंस को पढ़ के मुझे पता चल गया कि सूरज उग चुका था जब तक रोहन उठा। आपको हिंट के लिए बता देता हूं, कुछ बच्चे ना मीनिंग कुछ भी निकाल लेंगे, कुछ बच्चे मीनिंग कुछ भी निकाल लेंगे कि सूरज सूरज उगने तक रोहन उठ चुका था। सूरज उगने तक रोहन उठ चुका था, तुम ये मीनिंग अगर निकाल दोगे तो तुम इसको पास्ट परफेक्ट में लिख दोगे। तो इस ऐसी गलती ना हो उसके लिए आपको हिंट बता देता हूं मैं। बाय द टाइम क्लॉज, बाय द टाइम के बाद जो बात, बाय द टाइम के जस्ट बाद जो क्लॉज होता है उसमें जो एक्शन होता है ना वो बाद में होता है। बाय द टाइम के बाद वाले क्लॉज में, बाय द टाइम के जस्ट बाद में जो क्लॉज होता है वो वाला एक्शन बाद में होता है। यानी ये उठा बाद में और सूरज पहले उठा, यानी ये उठा बाद में वो सूरज पहले उठा। बोलो, समझ में आया? अच्छा जी, ऐसे ही बाय द टाइम हिज मदर केम शी कंप्लीटेड ऑल द चोर्स। ऑल द चोर्स का मतलब होता है घर के कामकाज, ठीक है। डेली चोर्स का मतलब होता है घर के कामकाज, झाड़ू पोछा सफाई ये सब। जब तक उसकी माँ वापस आई, जब तक उसकी माँ वापस आई वो घर के सारे काम निपटा चुकी थी। जब तक उसकी माँ वापस आई वो घर के सारे काम निपटा चुकी थी। तो यहां पे जैसा कि मैंने आपको बताया, पास्ट दिख रहा है आपको, दो पास्ट के एक्शन दिख रहे हैं। बाय द टाइम से पता चल गया कंपैरिजन भी करवाना है। जो काम बाय द टाइम करता वही काम बिफोर करता था भाई, और कुछ भी नहीं है इसमें नया।
कि ये काम हुआ, जब तक ये काम हुआ ना, ये काम हो चुका था, उसकी माँ के वापस आने से पहले वो घर के काम निपटा चुकी थी। बाय द टाइम के जस्ट बाद में जो एक्शन होता है, यानी माँ का आना, ये बाद में होगा, यानी ये पहले हो गया। और दो पास्ट के एक्शन में से जो काम पहले होता है जब कंपैरिजन करना हो तो उसको पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं। समझ में आ गया? अब ये वाला रूल आपको क्लियर हो गया? ये कुछ नहीं है, यहाँ पे अगर बाय द टाइम वाला जो मीनिंग, बाय द टाइम की जगह बिफोर लिख दूं तो ये रूल आप पहले पढ़ चुके हो। पास्ट परफेक्ट में यही तो पढ़ा आपने कि दो पास्ट के एक्शन हो, दोनों में कंपैरिजन कराना हो, तो जब यहाँ पे बिफोर लिखा होगा तो ये पास्ट परफेक्ट में आएगा, पास्ट इंडेफिनिट में आएगा। तो ये वाला तो कुछ नहीं है, बस क्वेश्चन मेकअप करके आ गया। बिफोर की जगह बाय द टाइम लिख दिया और आपको एक नई चीज पकड़ा दी। हाँ क्या ना? अब आ जाओ इस पे। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा, मैं सीधा रटा भी सकता हूं कि ये आए तो ये लगाना, ये आए तो ये लगाना, लेकिन सोच ये रूल सिर्फ इन्हीं टेंस पे क्यों है? यहां पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस क्यों नहीं लिखा हुआ? यहां पे इस साइड पे पास्ट इंडेफिनिट क्यों नहीं लिखा हुआ? यही पर्टिकुलर चार टेंस क्यों लिखे हुए हैं? समझ? बाय द टाइम का मतलब है कि ये काम हो चुका होगा या ये काम हो चुका था उस समय तक। बाय द टाइम से तक वाला मीनिंग आता है, ये तक वाला मीनिंग आएगा, यानी कंप्लीशन दिखानी है। कंप्लीशन दिखानी यानी परफेक्ट टेंस लगाना है। तो इसलिए इस साइड पे परफेक्ट टेंस तुझे नजर आ रहे हैं। सर पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट ही क्यों नजर आ रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट क्यों नहीं नजर आ रहा? क्योंकि ये दोनों टेंस ऐसे हैं, ये किसी दूसरे एक्शन के कंपैरिजन में चलते हैं। इस साइड पे एक्शन लिखे होंगे, प्रेजेंट परफेक्ट के लिए वो जरूरी नहीं है, इसलिए रूल प्रेजेंट परफेक्ट पे नहीं बनता। इतनी बात आई समझ में? अच्छा जी, अब इसके अंदर पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट पे रूल बनाना है। ऑब्वियस बात है कि ये वाला जो काम है, ये वाला जो काम है, ये तक वाले मीनिंग की वजह से भी इस काम के होने से पहले हो गया। तो पास्ट परफेक्ट के बाद कौन सा काम होता है, वो पास्ट इंडेफिनिट में लिखा जाता है। ऐसी फ्यूचर परफेक्ट का अगर कंपैरिजन करना है, अब दो फ्यूचर तो एक साथ आते नहीं। अभी अपन ने पढ़ा कि अगर किसी काम के होने के लिए कोई चीज कंडीशन है, शर्त है, तो उसको फ्यूचर में नहीं लिख सकते, क्योंकि विल तो मॉडल बना देगा, मॉडल से तो पॉसिबिलिटी बन जाएगी, मुझे रियलिटी चाहिए, इसलिए उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में करना पड़ता है। अब शायद आपके दिमाग की बत्ती जली होगी कि ये रूल इन्हीं चार टेंस पर क्यों बना। ये दो सेंटेंसेस और हैं, इनको एक बार फिर से ट्राई करो, फिर मैं कराता हूं। हाँ जी, दे विल रीच होम बाय द टाइम इट गेट्स डार्क। आपको मैं हिंट दे देता हूं कि बाय द टाइम वर्ड के साथ आपको पता है कि दो स्ट्रक्चर बनेंगे, या तो पास्ट का बना तो पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट, या फ्यूचर का फ्यूचर परफेक्ट प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो हिंट क्या है? अगर आपको पास्ट का एक्शन नजर आ रहे हैं तो यानी पास्ट वाला स्ट्रक्चर बनेगा। यहाँ पास्ट के कोई एक्शन नजर आ रहे हैं आपको, साफ साफ फ्यूचर चमका चमका के दे रखा है, तो आपको समझ में आ गया यहाँ तो फ्यूचर परफेक्ट वाला चक्कर बनेगा। अच्छा जी, तो आपको पता है कैसे स्ट्रक्चर बनना है। बाय द टाइम के बाद वाला जो क्लॉज है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में और ये फ्यूचर परफेक्ट में। इस सेंटेंस का मतलब क्या है? वो घर पहुंच चुके होंगे, वो घर पहुंच चुके होंगे जब तक अंधेरा होगा, जब तक अंधेरा होगा ना वो घर पहुंच चुके होंगे। काफी बच्चों के देखो आंसर तो आपको पता चल गया, आंसर तो आप लोगों को पता चल चुका है कि यहां पे विल हैव रीच्ड आएगा, वो घर पहुंच चुके होंगे। आंसर तो आपको पता चल गया कि यहां पे विल हैव रीच्ड आएगा। सॉरी, लेकिन कुछ बच्चों के माइंड में डाउट आ सकता है, लेकिन कुछ बच्चों के माइंड में ये डाउट आ सकता है कि भाई सर ये घर तो पहुंचेंगे फ्यूचर में, वो घर पहुंच चुके होंगे, है ना?
जब तक अंधेरा होगा, जब तक अंधेरा होगा ना वो घर पहुंच चुके होंगे। तो सर ये वाला भी तो फ्यूचर में ही होगा, ये काम भी तो फ्यूचर में ही होगा। मान लो कोई बंदा कह रहा है तुम टेंशन मत लो, वो घर पहुंच चुके होंगे जब तक अंधेरा होगा। जब तक अंधेरा होगा ना वो घर पहुंच चुके होंगे। सर ये अंधेरा भी तो फ्यूचर में ही होगा, है कि ना? अंधेरा होने के बाद पहुंच, मतलब अंधेरा होने तक वो पहुंच जाएंगे। अंधेरा तो पहुंचने के भी बाद हो रहा है। पहले पहुंचेंगे फिर अंधेरा होने तक वो पहुंच जाएंगे। पहले पहुंच रहे, अंधेरा तो उसके भी बाद होगा, ये तो और फ्यूचर हो गया। तो उसको फ्यूचर में क्यों नहीं लिख रहे? अभी पढ़ा अपने, अभी 5 मिनट पहले ही पढ़ा है कि जब दो फ्यूचर के एक्शन ऐसे हों जिसमें एक एक्शन के होने के लिए दूसरी चीजें कंडीशन हो, तो उसको रियलिटी बनाना पड़ता है कि ना? ये लिखा भले ही V1 में है, लिखा भले ही V1 में है, लेकिन ये रिप्रेजेंट फ्यूचर को ही कर रहा है। ठीक है, यहां पे बस आप विल मॉडल का यूज मत करना जो पॉसिबिलिटी को दिखाता हो। ठीक, शी विल हैव हर ब्रेकफास्ट बाय द टाइम यू कम बैक। वो अपना ब्रेकफास्ट कर चुकी होगी, वो अपना ब्रेकफास्ट कर चुकी होगी जब तक तुम वापस आओगे। वो अपना ब्रेकफास्ट कर चुकी होगी जब तक तुम वापस आओगे। मान लो अब एक हस्बैंड हैं जी, ठीक है, सुबह उठते ही लेट खुद उठा है, रात को फोन चला रहा था, सुबह उठते ही अब बच्ची को स्कूल वगैरह छोड़ के जाता है। वो क्या यार तुमने इसको अभी तक तैयार नहीं करा, ये है तुम्हारा रोज का काम हो गया, तुम्हारी वजह से मैं ऑफिस में लेट हो जाता हूँ। फिर उसकी वाइफ कह रही है रुके, सुनना करा ना, काम करो, तुम्हें याद होगा अगर, तो परसों ना ऐसा बोला था कि इसके स्कूल में ना ड्राइंग कंपटीशन है, तो उसको नए कलर चाहिए, बोला था ना? तुमने कहा था लाऊंगा, अभी मैच चल रहा है, 2 घंटे बाद ले आऊंगा, याद आया? फिर मैंने 2 घंटे बाद फिर याद दिलाया, तुमने कहा था अभी परसों है ना, कोई बात नहीं कल ऑफिस से आते हुए ले आऊंगा, है ना? तो आज ना इसको स्कूल में ड्राइंग कंपटीशन है, ले काम करो, जाओ और वो कलर ले आओ। जब तक तुम वापस आओगे ना, जब तक तुम वापस आओगे मुन्ना, तब तक ये ब्रेकफास्ट कर चुकी होगी, इसकी वजह से तुम बिल्कुल लेट नहीं होगे। ठीक है, तो क्या कहना चाह रही है वो, कि वो ब्रेकफास्ट कर चुकी होगी, वो ब्रेकफास्ट कर चुकी होगी जब तक तुम वापस आओगे। तो इसमें लिखना पड़ेगा इसको, इसमें फ्यूचर परफेक्ट लगाना पड़ेगा। तो फ्यूचर परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है? विल प्लस हैव प्लस V3, है ना? अब किस किस वर्ब की V3 लगाओगे? पहले जो मेन वर्ब है हैव, इसी की V3 लिखोगे, और हैव की V3 क्या होती है? हैड होती है। क्या लिखना पड़ेगा आपको? शी विल हैव हैड हर ब्रेकफास्ट। अब आपको शायद ये जो हैव हैड वाला स्ट्रक्चर है ये अजीब नहीं लगा होगा, ये जो हैव हैड वाला स्ट्रक्चर है शायद ये अब आपको अजीब नहीं लगा होगा, क्योंकि ये स्ट्रक्चर हमने टेंस की आइडेंटिफिकेशन में पढ़ लिए थे। वह अपना ब्रेकफास्ट कर चुकी होगी, वह अपना ब्रेकफास्ट कर चुकी होगी जब तक तुम वापस आओगे। इधर फ्यूचर क्यों नहीं लगाया? अभी बताया, अगर फ्यूचर के एक काम के होने के लिए दूसरा काम कंडीशन होता तो उसको रियलिटी बनाने के लिए V1 में लिखना पड़ेगा। क्लियर हो गया जी? बाय द टाइम के साथ यही टेंस यही रूल क्यों बनते हैं? क्लियर हो गया? नेक्स्ट पे जाओ। एक ये याद करने का रूल है जी, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम के साथ जो क्लॉज लिखोगे उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाया करो। अब इसका पीछे का जो लॉजिक है वो आपको मैं कंडीशनल चैप्टर में बताऊंगा। बेसिकली ये क्या होता है, ये कोई असली टेंस नहीं है, मैं आपको ध्यान से समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम, या इसको देख लो, ही ज्वाइंस अमन स्पेशल बैच। वो ज्वाइन करता है अमन का स्पेशल बैच, वो ज्वाइन करता है अमन का स्पेशल बैच। और ये जो सेंटेंस है इसका मतलब क्या है? इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम। भैया ये मतलब बहुत सही समय है, या कह लो कि जो सही समय है उससे कुछ ना कुछ तुम लेट ही हो चुके हो। ये सही समय है, ये सही समय है कि तुम अमन का बैच ज्वाइन कर लेते, ये सही समय है कि तुम अमन का बैच ज्वाइन कर लेते, ये सही समय है कि तुम प्रिपरेशन स्टार्ट कर लेते। ये वाला जो मीनिंग होता है ना, कोई रियलिटी नहीं है। अगर उसने यू स्टार्ट लिख दिया, अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यहां पे लगा दोगे तो इसका तो मतलब है कि वो स्टार्ट करता है, करता है तो फिर ये सेंटेंस क्यों लिखेंगे हम? आई मेरी बात समझ? ऐसे ही यहां पे है कि वो ज्वाइन करता है, वो ज्वाइन करता है, तो ये सेंटेंस क्यों लिखेंगे अपन? इट इज अबाउट टाइम, भैया सही समय है, ये सही समय है कि वो इन्वेस्ट कर, ही इन्वेस्ट इन आवर कंपनी, वो इन्वेस्ट कर लेता हमारी कंपनी में।
तो बेसिकली ये वाले जो है ना, ये रियलिटी को नहीं, इमेजिनेशन को दिखाते हैं। ऐसा हो जाता है ना, वो ऐसा कर लेता, ये सही समय है कि वो ऐसा कर ले, इस टाइप वाले जो मीनिंग होते हैं ना इमेजिनेशन वाले, इनके लिए आप वी टू का यूज करते हो। ये वी टू कोई पास्ट इंडेफिनिट नहीं होता, ये वी टू इमेजिनेशन के लिए यूज होता है। ये मैं आपको कंडीशनल चैप्टर में पढ़ाऊंगा। हल्का सा हिंट अगर आपको याद कराने की कोशिश करूं, आपने ऐसे सेंटेंसेस देखे होंगे, इफ ही वर अ बर्ड, अगर वह एक पक्षी हो, हाँ कि ना, ही के साथ वर लगा रहे हैं, ही के साथ वर लगा रहे हैं, ही सिंगुलर है फिर भी वर लगा रहे हैं, कुछ याद आया? इमेजिनेशन के लिए यूज होने वाले सेंटेंसेस वी टू लगता है वहां पे भी। तो अभी के लिए आप इसको याद कर लेंगे कि इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम के साथ वी टू का यूज करना है। इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम के साथ आपको वी टू का यूज करना है। बस इस बात से बच के रहिएगा, कहीं वर्ब हो ही ना तुम जबरदस्ती वी टू कर दो। इट इज टाइम फॉर मी टू गो टू बेड, ये मेरे सोने का समय। अब यहाँ पे ये टू गो इन्फिनेटिव है, ये टू गो इन्फिनेटिव है, कहीं तुम इन्फिनेटिव को भी वी टू कर दो। ध्यान रखना, अगर मेन वर्ब हो उसी को वी टू करना, मेन वर्ब हो उसी को वी टू करना, जबरदस्ती का इन्फिनेटिव को वी टू मत बना देना, ये नो एरर है। ये टेंथ चैप्टर की अपनी कह सकते हो कि लास्ट स्लाइड है। देखो, मैंने टेंथ चैप्टर के शुरू में भी आपको एक बात बोली थी कि टेंथ चैप्टर बिल्कुल बेस्ड है, पूरी तरह से बेस्ड है मीनिंग के ऊपर। जिस बच्चे को सेंटेंस का मीनिंग निकालना आता है वही टेंथ चैप्टर कर पाएगा। यार मीनिंग के बेस पे तो चलेगा ना, मैं खाना खा रहा हूं, मैं खाना खा चुका हूं, मैंने खाया, मैंने खाना खाया था, क्या मीनिंग देना है उस हिसाब से तो टेंस लगाते हो। अगर मुझे कहना है मैं खाना खा रहा हूं तो आई एम हैविंग लंच, मैं खाना खा चुका हूं, है ना, आई हैव हैड माई लंच, और मैंने खाना खाया था, आई हैड माई लंच, मैं खाना खाऊंगा, आई विल हैव माई लंच। मेरी बात कुछ आ रही है बात समझ में? जैसा मीनिंग देना है वैसे ही टेंस लगाओगे। तो मीनिंग कैसे पता चलेगा क्या देना है? सेंटेंस को पढ़ के। अगर सेंटेंस का मीनिंग ही निकालना नहीं आता तो 10 चैप्टर के सवाल आपसे बनेंगे नहीं। तो अगर कोई भी बच्चा, जब इसकी प्रैक्टिस की क्लास डलेगी, अगर आपको 10th चैप्टर के सवाल टफ लगे, आपसे 10th चैप्टर के सवाल नहीं हो रहे, तो समझ जाना कि आपको सेंटेंस का मीनिंग निकालना नहीं आता, आपको रीडिंग पर काम करना पड़ेगा। एक बार इसी बात को समझाने के लिए 4 सेंटेंसेस है, देखो क्या मीनिंग हो सकता है, क्या देना चाहिए, क्या लगाना चाहिए, कौन सा टेंस आना चाहिए। पहली ट्राई आप करो, फिर मैं कराता हूं। हाँ जी। शी केम होम, वो घर आई, प्रिपेयर्ड फूड, खाना बनाया बच्चों के लिए, एंड सोने चली गई। ठीक, वो घर आई, खाना बनाया और सोने चली गई। ठीक, अब यहाँ पे घर आने का काम आपने लिखा है पास्ट इंडेफिनिट में, खाना बनाने का काम आपने लिखा है पास्ट इंडेफिनिट में, और सोने चली गई को आपने पास्ट परफेक्ट में कर दिया। मुझे एक बात बताओ, पहली बात तो चलो तुम अगर वो वाला दिमाग लगा भी रहे हो कि सर घर आने का काम पहले होगा, ये वाला तो सबसे लास्ट में हो रहा है। हालांकि यहाँ पे कोई बिफोर आफ्टर जैसा कुछ है ही नहीं, कोई कंपैरिजन है ही नहीं,
पास्ट परफेक्ट यहाँ आएगा ही नहीं। फिर भी अगर तुम वो दिमाग लगा भी रहे हो तो ये तो लास्ट में हुआ ना, अगर पास्ट परफेक्ट आता तो भी वो उसके साथ आता। ठीक है, तो ये गलती तो यहाँ है 100%। आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी। तो फिर यहाँ लगाएं क्या, समझने की कोशिश करो बच्चे। इसको बोल रहे हैं पैरेललिज्म, है ना, कि ये सारे कामों में कोई कंपैरिजन नहीं है। तो अगर वो V2 में है, ये V2 में है, तो ये भी V2 में ही लिखना पड़ेगा आपको। एंड वेंट टू बेड करो सीधा। वेंट टू बेड का मतलब है सोने चले जाना। शी इज़ अ यंग गर्ल, वो यंग गर्ल है, वो एक जवान लड़की है जो सॉफ्टवेयर कंपनी चलाती है और उसका खुद का एक घर है। वो एक यंग गर्ल है, सॉफ्टवेयर कंपनी चलाती है और उसका खुद का एक घर है। ठीक, शी इज़ अ यंग गर्ल, प्रेजेंट डेफिनेट, रन्स अ सॉफ्टवेयर कंपनी, प्रेजेंट डेफिनेट, एंड हैड हर ओन हाउस, पास्ट इंडेफिनिट। हाँ जी, फिर से वही पैरेललिज्म। वह एक यंग गर्ल है, सॉफ्टवेयर कंपनी चलाती है और उसका अपना खुद का घर है। तीनों प्रेजेंट में लिखने चाहिए, एंड हैज हर लिखना पड़ेगा। द डेथ ऑफ हिज फादर गिव हिम अ लॉट ऑफ पेन। अब तुम्हें पता है कि सब्जेक्ट है डेथ, है ना, सब्जेक्ट है डेथ। ये पूरा भी मान लो फ्रेज, आपको दिक्कत नहीं है, लेकिन हम जैसे तोड़ते हैं तो उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट है डेथ, यानी वर्ब सिंगुलर आनी चाहिए थी। गिव तो प्लूरल हो जाएगी, गिव तो प्लूरल हो जाएगी, तो मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए था, वर्ब सिंगुलर लगानी चाहिए थी। तो उसके पिताजी की डेथ ने उसे बहुत पेन दी। अब यहां पे या तो लिखो उसके पिताजी की डेथ उसको बहुत पेन देती है, जब भी याद करता है तो बड़ा पेन होता है। लेकिन जरा समझने की कोशिश करना, पिताजी की डेथ पेन देती है, डेथ तो एक ही बार हुई ना, वो यादें पेन देती। ठीक है, मेमोरीज ऑफ हिज फादर ना, या थिंकिंग अबाउट हिज फादर, ऐसा कुछ करके, थिंकिंग अबाउट हिज फादर्स डेथ, ऐसा कुछ करके फिर लिखते तो यहाँ पे प्रेजेंट डेफिनेट अच्छा लगता, मतलब ठीक होता। फिलहाल यहाँ पे उसके पिताजी की डेथ ने उसको बड़ा दुख दिया, उसके पिताजी की डेथ ने उसको बड़ा ही पेन दिया। यहाँ पे ये कोई हैबिचुअल एक्शन नहीं है, ऐसा एक्शन नहीं है जो बार बार हो रहा है, क्योंकि डेथ एक ही बार हुई। तो यहाँ पे गेव लिखना पड़ेगा। अगर यहाँ पे कुछ ऐसा होता, मेमोरीज ऑफ हिज फादर्स डेथ, मेमोरीज ऑफ हिज फादर्स डेथ, फिर गिव्स लगा लेते। उसके पिता के देहांत की जो मेमोरीज हैं वो उसे बहुत दुख देती, फिर गिव्स लगा लेते अपन। शी लीव्स हर जॉब एंड ओपन हर ऑन रेस्टोरेंट, वो अपनी नौकरी छोड़ती है और एक रेस्टोरेंट ओपन किया था उसने। नौकरी छोड़ती है प्रेजेंट में, रेस्टोरेंट ओपन किया था पास्ट में, क्या लिख दिया ये, शायद ही कहना चाह रहे थे कि उसने अपनी नौकरी छोड़ दी और एक रेस्टोरेंट ओपन कर लिया। उसने अपनी नौकरी छोड़ दी और एक रेस्टोरेंट ओपन कर लिया। तो यहाँ पे शी लेफ्ट हर जॉब करना चाहिए था, यहाँ पे आपको करना चाहिए था शी लेफ्ट हर जॉब। हाँ के ना, कुछ बात आई समझ। हैबिचुअल एक्शन रोज रोज थोड़ी नौकरी छोड़ेगी यार, नौकरी छोड़ने काम तो एक ही बार में होगा। तो शी लेफ्ट हर जॉब करना चाहिए। और आगे ये पास्ट इंडेफिनिट, ये भी आपके लिए हिंट है। तो मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ, क्या इन पे कहीं कोई रूल अप्लाई हुआ? हमने जो पीछे रूल पढ़े कि अच्छा एवरीडे ये सब लिखा हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाना, एट प्रेजेंट राइट नाउ लिखा हो तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस लगाना, ऐसे ही रिसेंटली लेटली लिखा हो तो प्रेजेंट परफेक्ट लगाना, सिंस 4+ टाइम हो तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट लगाना, यस्टरडे वगैरह तो पास्ट इंडेफिनिट लगाना, व्हेन वाइल दो पास्ट के एक्शन हो तो वहां पे पास्ट कॉन्टिन्यूस लगाना, बिफोर आफ्टर हो दो पास्ट के एक्शन का कंपैरिजन हो रहा हो तो पास्ट परफेक्ट लगाना, ऐसी पास्ट के एक्शन से पहले से कोई एक्शन चल रहा हो तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लगाना, शॉर्टली नेक्स्ट संडे ये सब लिखा हो तो फ्यूचर इंडेफिनिट लगाना, बाय द टाइम आए तो फ्यूचर परफेक्ट लगाना, और रूल पड़े मेन क्लोज पास्ट तो सब क्लोज पास्ट, मेन क्लोज फ्यूचर तो सब क्लोज प्रेजेंट, मेन क्लोज प्रेजेंट तो सब क्लोज पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, किसी में भी आ सकता है डिपेंडिंग अपॉन द मीनिंग। सारे रूल पढ़े ना अपन टेंस में, कोई रूल अप्लाई हुआ इनमें किसी में? कहीं पे भी कोई रूल चला क्या? क्या चला? मीनिंग चला। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं, टेंथ चैप्टर के जो सवाल हैं, टेंथ चैप्टर के सवाल जब आप लगाओगे तो आप पाओगे कि उसके अंदर से 50% से ज्यादा, 60% के आसपास जो क्वेश्चंस हैं वो मीनिंग बेस्ड होते हैं। अगर आपसे टेंथ चैप्टर के सवाल ना बने तो समझ जाइएगा कि आपको सेंटेंस पढ़ के मीनिंग निकालना नहीं आता, क्योंकि मीनिंग निकलेगा तभी पता चलेगा ये कहना क्या चाह रहा है और वो मीनिंग कौन सा टेंस देगा। टेंस तो तब लगा पाओगे, हर एक टेंस क्या मीनिंग देता है वो तो आपको पता है, लेकिन वो मीनिंग सेंटेंस में रिक्वायर्ड है कि नहीं है तो आपको सेंटेंस के मीनिंग से पता चलेगा ना। तो कोशिश करेंगे, अगर डिमोरलाइज नहीं होना, ये बात मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं
कि अगर आपसे 10th चैप्टर के सवाल कम बने तो परेशान मत होइएगा, जब आप रीडिंग अच्छी खासी कर लेंगे, क्योंकि आरसी के लिए तो करनी है, क्लोज टेस्ट, पैराजंबल, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, उनके लिए तो रीडिंग करनी है ना। जब वहां से 3-4 महीने रीडिंग करते हुए हो जाएंगे, सेंटेंस के मीनिंग समझ में आने लगेंगे, तो 10th चैप्टर के एरर आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके साथ अपना ये चैप्टर आज वाइंड अप होता है। मिलेंगे अब अपनी अगली क्लासेस में अगले चैप्टर के साथ।